हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जो हमने यूट्यूब पर आपके टेस्ट सीरीज चला रखी है, उसमें आपका अगला प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का है, जो आपका 40 नंबर का इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है, जिसमें बच्चों के सबसे कम नंबर आ रहे हैं। तो यूके ट्रिपल एससी ने जो आपका आगामी परीक्षा करानी है इंटरमीडिएट लेवल की, या उसके बाद जो परीक्षाएं होनी है, उनमें वो जिस तरीके का पैटर्न अपना रहा है, उस पैटर्न पर हमने कुछ क्वेश्चन, कुछ सरल तरीके के क्वेश्चन, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन बनाए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन बनाने का प्रयास इस वीडियो में किया है। पीछे हम जो पिछला वीडियो डाला था हमने हिंदी का और उत्तराखंड का, उसमें आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है कि उन वीडियो को देखने के बाद अच्छा लगा होगा कि हाँ, जिस तरीके की हमारी रिक्वायरमेंट है पढ़ाई की, जिस तरीके की चीज़ें हमें चाहिए, उस तरीके की चीज़ें मिल रही हैं और आप थोड़ा बहुत उसके साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि हाँ, यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करनी है तो अब इसी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को जल्द कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन ठीक करने हैं, इस संबंध में आपके जो भी डाउट हैं या जिस तरीके की आपकी चीजें अभ्यास की आपको जरूरत है, वो हम इन वीडियो के माध्यम से आगे करा रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा सामान्य ज्ञान पर आधारित है, जिसमें हमने सभी तरीके के क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप के विषय में कौन सा कथन सत्य है? आपके ये कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके विषय में है। भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल सही है, मर्केली और रिक्टर दोनों स्केल आपके प्रयोग में लाए जाते हैं, तो ये भी एक स्केल है। दूसरा आपका भूकंप की मैग्नीट्यूड, विमुक्त ऊर्जा की माप है। मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी ऊर्जा के साथ जो भूकंप है वो आगे बढ़ा, उसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है, यानी कि विमुक्त ऊर्जा। भूकंप के समय धरती में आपकी जो संचित ऊर्जा है उसका प्रसार होता है, उसी को हम मैग्नीट्यूड या फिर विमुक्त ऊर्जा कहते हैं। ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। भूकंप का मैग्नीट्यूड भूकंपीय तरंगों के आधार के सीधे मायनों पर आधारित होता है। जो भूकंप का मैग्नीट्यूड है वो भूकंपीय तरंगों के आधार के सीधे मायनों पर आधारित होता है। बिल्कुल सही है। ये भी आपका रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम से 100 गुना वृद्धि निर्देशित करता है, ये सही नहीं है। ये आपका रिक्टर स्केल में हर पूर्णांक विमुक्त ऊर्जा के परिणाम में 100 गुना वृद्धि नहीं करता है, बल्कि रिक्टर स्केल में जो मुक्त ऊर्जा होती है वो हर बार अपने पिछले जितने भी स्केल हुए हैं उसके दुगना, आपका जो दुगने के बराबर आपका जो परिणाम है उसमें वृद्धि करता है। तो इसमें जो आपका कूट दिए हुए हैं वो देख लीजिए, 1 और 2 और 3 सही है, तो इसमें जो कूट है उसके अनुसार सी इसका सही आंसर होगा। 1, 2 और 3 ये वाला, क्योंकि चौथा इसमें सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शीतल समुद्री धारा है? शीतल यानी कि ठंडी समुद्री धारा। इसमें आपको 4 ऑप्शन, पेरू की धारा, क्यूरोसियो की धारा, गल्फ स्ट्रीम और ब्राजील की धारा दी है। धाराओं के संबंध में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो धाराएं पृथ्वी में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगी समुद्र में, चाहे वो अटलांटिक की हो, चाहे भूमध्य सागर की हो, चाहे आपका प्रशांत महासागर की हो, जो आपका ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर जाएंगी वो शीतल जल धाराएं होंगी। जो आपका भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगी वो आपके गर्म धाराएं। क्यूरोसियो की धारा प्रशांत महासागर की धारा है, जो फिलीपींस से ऊपर की तरफ जापान की तरफ जाती है तो ये गर्म होगी। गल्फ स्ट्रीम आपका अटलांटिक महासागर की धारा है, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और ऊपर आपका यूरोप की तरफ जाती है, तो ये तीर का निशान ध्रुव की ओर बना है, ठंडी होगी। उसके अलावा जो ब्राजील की धारा है वो बिल्कुल भूमध्य रेखा में पैदा होती है, तो ये तो आपका गर्म ही होगी। तो ये सब आपका गर्म जल धाराएं हैं। पेरू की जलधारा आपका जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसमें नीचे अंटार्कटिका के समीप से स्टार्ट होती है और भूमध्य रेखा की ओर आती है, तो इसका तीर का निशान कहां की ओर है? जो आपका ध्रुव है उससे भूमध्य रेखा की तरफ को है, तो ये हमेशा ठंडी होगी, जिसे हम पेरू की धारा भी बोलते हैं और हम्बोल्ट की धारा भी बोलते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट ने इसे खोजा था, इसलिए ये शीतल धारा होगी। इसका गर्म होना काफी घातक होता है भारतीय मानसून के लिए, जिसे हम अल्नीनो प्रभाव बोलते हैं। जिस साल आपका हम्बोल्ट धारा गर्म हो जाती है, थोड़ा बहुत उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उस साल भारतीय मानसून आपका थोड़ा बहुत इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और औसत से कम बारिश करता है। उसी को हम बोलते हैं क्या? आपका अल्नीनो प्रभाव। अगला क्वेश्चन है,
सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। आपका सूची यह है और इसके ये कूट दे रखे हैं। सूची 1 ये आपका रेल कारखाने हैं। रेल कोच फैक्ट्री आपका पंजाब के कपूरथला में है, बिल्कुल सही है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका पेरम्बदूर में है, ये भी सही है। पहिया एवं धुरी कारखाना मतलब आपका व्हील एंड एक्सेल जो आपका कारखाना है वो बंगलुरु में है। डीजल लोकोमोटिव ये आपका वाराणसी में है। तो देख लो, ए का क्या बना 3, बी का क्या बना, बी का बना है 4, सी का क्या बना, सी का 1 और डी का क्या बना 2। तो ये किस में है 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी, इसका सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत की दुनिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा आपका सम्मान है। जैसे आपके फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान ऑस्कर माना जाता है, या चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र, अर्थशास्त्र या साहित्य के लिए आपका नोबेल माना जाता है, वैसे ही आपका संगीत के लिए दुनिया में दिया जाने वाला जो सबसे बड़ा सम्मान है वो ग्रैमी अवार्ड है आपका। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारत के पहले जो संगीतकार थे वो थे पंडित रविशंकर, जबकि भारतीय मूल के व्यक्ति रिकी केस, इन्होंने आपका 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीता है। अब क्योंकि इसमें 3 बार कहा है तो 3 ग्रैमी अवार्ड, तो इसका सही आंसर रिकी केज होगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। लिविंग हेरिटेज मतलब जो अभी भी आपके अस्तित्व में है और आपका बहुत ही विरासत वाली आपके यूनिवर्सिटी है। ये दर्जा मिला आपका विश्व भारती। विश्व भारती कलकत्ता में है। आपको पता है 1921 में आपके जो रविंद्रनाथ टैगोर थे गुरुदेव, उन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है जो आज तक चल रही है। उस समय की भी आपके महत्वपूर्ण आपके जो उस समय तो केवल ये एक शांति निकेतन के तौर पर होता था, जो आपके एक आश्रम की तरह स्थापित किया गया था। बाद में शिक्षा पद्धति में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये आपका विश्व भारती है। इसका आंसर ये करंट अफेयर्स से है, क्योंकि इसी वर्ष 2023 में इसे आपका हेरिटेज का दर्जा मिला है। हाल ही में 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अभी भारत में जो महारत्न कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र की वह कंपनियां जिनका आपका 3 वर्षों का लगातार लाभ एक अच्छा पूंजीकरण करता हो, जिनकी ओवरऑल पूंजी बहुत शानदार हो, ऐसी जो लाभदायक कंपनियां भारत सरकार की सरकारी कंपनियां, उन्हें सरकार ने 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया है। महारत्न, उसके नीचे नवरत्न और उसके नीचे मिनी रत्न। तो महारत्न सबसे टॉप की भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो 13 इनकी संख्या है। इसमें से जो 13वीं आपका महारत्न कंपनी बनी है वो बनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, IOL। आपका इंडियन ऑयल तो पहले से ही था, सबसे पहली इंडियन ऑयल ही बनी थी महारत्न, जबकि ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी है आपका 13वीं महारत्न हाल ही में 2023 में। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नीति आयोग जो आपका भारत में योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया आपका एक सलाहकारी कमीशन है भारत सरकार का, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग 2000, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बिल्कुल सही है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, ये भी बिल्कुल सही है, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और इसके जो आपका CEO है, CEO, इसके CEO BR सुब्रमण्यम है, ये भी सही है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं, कार्यकारी निदेशक, वो आपका कौन है, BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक नहीं, यहां पर संवैधानिक होना चाहिए था, क्योंकि गैर संवैधानिक तो है, क्योंकि एक विकल्प हमें सही नहीं चाहिए। तो इसका मतलब आपका डी इसका सही आंसर होगा। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्या है, एक संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इसका जो आपका निर्माण हुआ है वो योजना आयोग की तर्ज पर हुआ है। योजना आयोग के स्थान पर उसका रिप्लेसमेंट है, क्योंकि योजना आयोग खुद में ही आपका एक क्या था, योजना आयोग आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं था, बल्कि उसे एक संसदीय अधिनियम द्वारा निर्मित किया गया था, ताकि भारत सरकार का एक थिंक टैंक, मतलब जो एक सलाहकारी संस्था है, भारत सरकार को विभिन्न योजनाओं को बनाने में अपनी जो भी आपकी उनकी बुद्धिमत्ता है या फिर उनका जो आपका एक
सोचने समझने का या विचार करने का एक मंच है, उसके तौर पर इसकी स्थापना की गई थी। तो नीति आयोग उसी का रिप्लेसमेंट है, तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, डेविस कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य हैं? डेविस कप या टेनिस का विश्व कप है? बिल्कुल सही है, टेनिस का विश्व कप है डेविस कप, लॉन टेनिस का विश्व कप। 2023 में डेविस कप आपको कब इटली ने जीता? ये भी सही है, 2023 का जो पिछले वर्ष डेविस कप हुआ था वो इटली ने जीता था। डेविस कप 2023 की उपविजेता ऑस्ट्रेलिया रही, ये भी सही है। डेविस कप में भारत प्रतिभाग नहीं करता, बिल्कुल करता है, ये गलत है, भारत भी प्रतिभाग करता है डेविस कप में। तो इसका सही आंसर 1, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी उपवर्गीकरण पर हाल ही में किस आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है? ओबीसी को लेकर के भारत में बहुत जबरदस्त आपके एक बहस छिड़ी हुई है, क्योंकि ओबीसी की जो राजनीति है उसका ध्रुवीकरण करने का प्रयास भारत में बहुत तेजी से किया जा रहा है, और बहुत समय से ओबीसी की राजनीति बहुत आपके ऊंचे चल रही है। वैसे तो मंडल आयोग के गठन के साथ ही देखा गया कि इसका बहुत बड़ा राजनीतिकरण हो गया था, लेकिन वर्तमान में इसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। तो जो ओबीसी उप वर्गीकरण है, यानी कि ओबीसी के उपवर्ग हैं, उनके वर्गीकरण के लिए जो रिपोर्ट सौंपी है भारत सरकार को, वो रोहिणी आयोग है। रोहिणी आयोग आपका ये ओबीसी के उपवर्गीकरण के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो हिमालय है, अगर हम देखें तो भारत में जो हिमालय आपका शुरू होता है वो ऐसे है, ये हिमालय में ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर के ये आपका तीस्ता नदी तक, ये वाला जो हिमालय है ये असम हिमालय कहलाता है। उसके बाद तीस्ता से काली नदी तक आपका नेपाल हिमालय है, और काली से लेकर के यहाँ आपका सतलज नदी तक का ये जो क्षेत्र है इसे कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और इसके बाद जो जम्मू कश्मीर में है इसे मतलब आपका सतलज नदी तक, काली से सतलज तक कुमाऊं हिमालय, और सतलज से लेकर के आपका सिंधु नदी तक आपका पंजाब हिमालय कहलाता है। मतलब पूरब से पश्चिम हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय। तो ये नदियों के आधार पर है, ब्रह्मपुत्र से तीस्ता तक असम है, तीस्ता से काली तक नेपाल है, काली से लेकर के सतलज तक कुमाऊं हिमालय है, सतलज से लेकर के सिंध तक आपका पंजाब हिमालय है, क्योंकि हिमालय यहाँ पूर्व में ब्रह्मपुत्र से पश्चिम में सिंध नदी तक है। तो इसमें सही आंसर होगा ब्रह्मपुत्र से लेकर के तीस्ता, ए सही आंसर होगा इसका, असम हिमालय। अगला क्वेश्चन है, रामायण काल में अयोध्या किस प्रदेश की राजधानी थी? रामायण कालीन जो विवरण मिले हैं उनके अनुसार जो आपके कौशल महाजनपद था उसकी राजधानी होती थी अयोध्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में भुगतान संतुलन का उपाय नहीं है। भुगतान संतुलन मतलब कि हम विदेशों से कितना खरीद रहे हैं, उन्हें कितना दे रहे हैं और हम कितना बेच रहे हैं। यदि हम बेच ज्यादा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, खरीद कम रहे बेच ज्यादा रहे हैं और हमें लाभ हो रहा है, तो भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में है। और हम बेच कम रहे हैं खरीद ज्यादा रहे हैं, तो हमारी जो पैसा है वो विदेशों को चले जाता है अधिकतर, तो वो आपका भुगतान असंतुलन की स्थिति होती है, यानी कि हमारे विपक्ष में। और यदि दोनों बराबर है आयात निर्यात, तो वो आपका क्या होता है? भुगतान संतुलन कहलाता है। तो इसमें भुगतान संतुलन का उपाय नहीं है, मुद्रा अवमूल्यन उपाय नहीं है। मुद्रा अवमूल्यन बिल्कुल उपाय होता है, क्योंकि मुद्रा अवमूल्यन के द्वारा आपका क्या किया जा सकता है, अपना पैसे का मूल्य घटा दो, विदेशियों के लिए चीज सस्ती होती है तो हमारे देश से खरीदारी करना शुरू कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लो हम नेपाल में जाएं तो हमारे 100 रुपए में नेपाल की 150 रुपए की चीज आ जाएगी, क्योंकि उसकी मुद्रा का मूल्य हमसे कम है, और कम कर देगी तो हम ज्यादा खरीदारी करेंगे उससे। तो अवमूल्यन से फायदा होता है। प्रबल निर्यात संवर्धन, ये क्या होगा? निर्यात संवर्धन, मतलब हम निर्यात को ज्यादा बढ़ावा दें तो उससे भी क्या होगा? निर्यात बढ़ेगा तो हमारा क्या? भुगतान संतुलन हमारे पक्ष में आना शुरू होगा, ज्यादा बेचेंगे तो ज्यादा कमाएंगे। आयात प्रतिस्थापन, आयात को हमने कम करना होगा, तो ये भी हमारे लिए क्या है?
एक तरीके से भुगतान संतुलन का उपाय है। बैंक दरों में कमी, बैंक दर का भुगतान संतुलन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रायोजन कौन करता है? प्रायोजन मतलब उन्हें स्पॉन्सर्ड कौन करता है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। देखो, भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उनके स्पॉन्सर्ड भारत सरकार के यानी कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के वाणिज्यिक बैंक होते हैं। जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का प्रायोजक आप देखिएगा, नीचे से एसबीआई का लोगो बने रहता है ग्रामीण बैंक में। उसकी वजह है क्योंकि उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कौन आपका स्पॉन्सर कर रहा है? एसबीआई। एसबीआई क्या है? राष्ट्रीय आपका कृत बैंक है। तो भारत में जितने भी क्षेत्रीय ग्रामीण है बैंक हैं, उन सभी का जो प्रायोजक है कोई ना कोई आपका राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक भी है, कॉमर्शियल बैंक जिन्हें बोलते हैं। जैसे हमारा एसबीआई, पीएनबी, ये उत्तराखंड आपका ग्रामीण बैंक को जैसे आपका कौन स्पॉन्सर कर रहा है? एसबीआई। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी को कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है विषाणु, वायरस। वायरस क्या होता है? अगर उसे आप निर्जीव में रख दोगे तो वो 1 लाख वर्ष तक भी जिंदा रह सकता है बिना किसी हरकत किए, और जैसे ही उसे माध्यम मिलेगा तो वो जीवित भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे विज्ञान में सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है विषाणु को। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकी मतलब हमारा जो आपका आनुवंशिकी यानी कि एक से दूसरे के जो गुण हैं उनका स्थानांतरण किस तरीके से होता है, इस बारे में पहली बार थ्योरी देने वाले व्यक्ति कौन थे? ग्रेगर जुआन मेंडल। तो इन्हें भारत में या विश्व में आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? गुप्त शासकों में आपका समुद्रगुप्त है जिसे कविराज कहा जाता है, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या था? संगीत का शौकीन था और कला का शौकीन था, साहित्य का, इसीलिए इसे आपके भारतीय साहित्य में आपका कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन पुस्तक मिताक्षरा की रचना किसने की थी? मिताक्षरा बहुत महत्वपूर्ण आपके एक सामाजिक व्यवस्था पर लिखी गई पुस्तक है। जैसे मनुस्मृति है वैसे ही आपका मिताक्षरा है, एक तरीके से ये टीका है मनुस्मृति की। मिताक्षरा की जो रचना की थी वो की थी विज्ञानेश्वर ने। ये मध्यकालीन आपका जो भारत था या प्राचीन जो भारत था उस पर आपके सामाजिक व्यवस्थाओं पर किस तरीके की चीजें होनी चाहिए उस पर लिखी गई एक संहिता टाइप की किताब है। अगला, चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था? चंगेज खां भारत की सीमाओं तक पहुंचा था 1221 ईस्वी में, और इस समय भारत में शासन कर रहा था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी दिखाई, क्योंकि चंगेज खां भारत के अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि जो ख्वारिज्म यानी कि अफगानिस्तान का शासक था मकबरनी, एक्चुअल में उसका पीछा करते हुए आपका चंगेज खां भारत की सीमाओं तक पहुंच गया था। लेकिन इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक आपके जो मकबरनी था उसे भारत के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, तो चंगेज खां के आक्रमण से भारत बच गया। तो इसमें सही आंसर इल्तुतमिश होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखो, ब्रह्म समाज तो राजा राममोहन राय ने बसाया, स्थापित किया, लेकिन ब्रह्म समाज में बाद में आपका देवेंद्रनाथ टैगोर और आचार्य केशव चंद्र सेन के बीच विवाद हो गया था। तो आपके 1865 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज से अलग होकर के भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित कर लिया। और जो पुराना ब्रह्म समाज था वो तो हो गया आदि ब्रह्म समाज, और जो केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज था वो कहलाया आपका भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज ज्यादा प्रचलित हुआ। केशव चंद्र सेन काफी क्या थे? आपके ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा फेमस व्यक्ति थे, इस वजह से आदि ब्रह्म समाज यहां से खत्म होना शुरू हो गया और भारतीय ब्रह्म समाज अपने चरम पर पहुंचा। लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन की आपकी गलतियों के कारण इन्हीं के जो समर्थक थे वो इनसे नाराज हो गए, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह कम आयु में कर दिया था, जबकि ब्रह्म विवाह एक्ट पारित कराने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इन्होंने अपनी केवल 13 वर्षीय बेटी का विवाह आपके कूच बिहार के राजा से कर दिया, तो इस वजह से इनका विवाद हो गया। और इसमें आनंद मोहन बोस जो थे उन्होंने एक और ब्रह्म समाज बना दिया, जो आपका भारतीय ब्रह्म समाज का भी विभाजन हो गया। उसे बोला जाता है साधारण ब्रह्म समाज। बाद में फिर ब्रह्म समाज खत्म ही हो गया, मतलब चल रहा है बट अपनी उस जो उसकी स्थिति थी उसके साथ नहीं चल पाया। अगला क्वेश्चन है, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस दिन की गई थी? रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे और उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी 16 अगस्त
32। वैसे तो सांप्रदायिक जो निर्णय है वो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में दिया जा चुका था, लेकिन वो स्पेशली मुसलमानों के लिए था और भारतीयों को मुसलमानों से अलग करने में, हिंदुओं को मुसलमानों को से अलग करने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कहीं ना कहीं बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों की बहुत सफलतम प्रयोग था ये भारत में। उसके बाद अंग्रेजों ने सोचा कि हिंदुओं के ही एक वर्ग को तोड़ दिया जाए और दलित और जो मजदूर वर्ग है, खानों में काम करने वाला वर्ग है, उन्हें भी पृथक निर्वाचन मंडल दे करके अब हिंदुओं पर ही चोट की जाए, बल्कि वो सफल नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी इसके विरुद्ध आमरण अनशन पर बैठ गए थे यरबदा जेल में, और वहीं पर आपका भीमराव अंबेडकर के साथ उनका पुनः पैक्ट हुआ। तो 16 अगस्त 1932 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि का उल्लेख किस संविधान के किस अनुच्छेद में? संचित निधि यानी भारत सरकार का जो खजाना होता है उसे हम संचित निधि बोलते हैं। जो प्रमुख खजाना है उसका उल्लेख अनुच्छेद 266 में। वैसे तो खजाने भारत सरकार के 3 तरह के हैं, एक तो संचित निधि होता है, कंसोलिडेट फंड बोलते हैं जिसे, एक आकस्मिक निधि होता है, कंटीजेंसी फंड बोलते हैं, और एक आपका सार्वजनिक फंड होता है जिसमें पीपीएफ अकाउंट वगैरह से आपका सरकार पैसा इकट्ठा करती है। वो सरकार का नहीं होता है, लोगों का पैसा होता है, बाद में वो सरकार उसी को लौटा देती है। तो संचित निधि सबसे महत्वपूर्ण आपका क्या है, कोष है भारत सरकार का, जो कंसोलिडेट फंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोम में स्टोर किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? जो रीड ओनली मेमोरी है उसमें स्टोर किया गया जो प्रोग्राम है उसे फर्मवेयर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का ही, कौन सा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का मतलब जो सपोर्ट के लिए होते हैं, जैसे आपका एंटीवायरस है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, आपका फाइल मैनेजर है जिसमें हम फाइलें सुरक्षित रखते हैं, ये भी आपका क्या है, एक डाटा क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे पेज मेकर है, ये आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी कार्य विशेष के लिए बनाया गया होता है। जैसे कंपाइलर है, ये भाषा, इसके बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता है। लाइनेक्स है, ये आपका क्या है, आपका कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये दोनों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका फाइल मैनेजर क्या है, आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सुपर कंप्यूटर की शब्द परास होती है, सुपर कंप्यूटर की जो शब्द परास होती है वो होती है आपका 64 बिट। 64 बिट शब्द परास के साथ काम करता है, इसीलिए इसकी क्षमता बहुत ज्यादा और मेमोरी बहुत अधिक और क्षमता बहुत तीव्र होती है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी होती है, कंप्यूटर में जो ऑलरेडी बिल्ट शुरुआत से ही कर दी जाती है वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम केवल रीड कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते हैं, ना ही इसमें कुछ हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी, जिससे हम काम कर सकते हैं बस, और उसमें किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्ट इन मेमोरी होती है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के हिसाब से बनाए गए हैं और परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों के काम आ सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके साथ ही आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल SS स्टडी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।